हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। स्वागत है आप सबका अनलॉकिंग अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री बेस्ड ऑन आर एस शर्मा इन एनसीईआरटी। आज हम लेक्चर नंबर 4 में जुड़े हैं और इससे पहले अगर आपने लेक्चर 3 to 1 नहीं देखा है सो आई काइंडली रिक्वेस्ट आप वो पहले देख लीजिए ताकि आपको ये सीरीज कंप्लीट समझ में आए। इस सीरीज का मकसद ही ये है कि आप एटलीस्ट एनसीईआरटी के बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर करें ताकि आपकी जीएस की जर्नी बहुत ईजी हो। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आज हम पांड्यन किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते होंगे कि पिछले वीडियो में हमने ये क्लियर किया था कि किस तरीके से चोला अंपायर का डिक्लाइन हो चुका है। उनके वीक सक्सेसर पांड्यन किंगडम के सामने बिल्कुल बेबस थे और फाइनली चोला अंपायर का डिक्लाइन हो गया और चोला अंपायर की काफी सारी टेरिटरी अब पांड्यन किंगडम के अंदर आ चुकी थी। बट सवाल ये था कि पांड्यन किंगडम कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वे में ये समझा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आखिर कौन थे पांड्यंस और क्या संगम एज से इनका कोई रिलेशन था। तो सबसे पहले जब भी हम कॉपी पे बनाएंगे तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। हमारे पास पहले आते हैं अर्ली पांड्यन जो संगम लिटरेचर में हमने पढ़े थे और उसके बाद आते हैं हमारे पास मिड। ये आपको याद रखना चाहिए कि ये तब के पांड्यास हैं जब चोला अंपायर पूरी तरीके से रूल कर रहा था साउथ इंडिया के अंदर और उस समय एज ए फ्यूरिटरी का काम करते थे। और फिर आते हैं आपका पांड्यन का रिवाइवल। ये वो पीरियड है जब फिर से पांड्यन ने रिवाइव किया और अपनी वो सारी टेरिटरी वापस ली जो उनसे चोला अंपायर ने छीन ली थी। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनका जन्म होता है। सो सबसे पहले पांड्यन का रिवाइवल 13th सेंचुरी में होता है, याद रखिएगा। और इनकी हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो इनका पावर रीच किया है, जो सबसे बड़े रूलर साबित हुए वो थे जत्तावर्मन सौंदर्य। उन्होंने कहा यह जाता है कि फाउंडेशन तो मारावर्मन ने रखी, लेकिन इस पांड्यन किंगडम को अगर किसी ने सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचाया वो कोई और नहीं थे, वो सौंदर्य पांड्य थे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके से भारत का इतिहास चला। सौंदर्य पांड्य की अगर हम बात करें और जत्तावर्मन सौंदर्य पांड्य की टेरिटरी के ऊपर अगर बात हो तो काफी सारी टेरिटरी इन्होंने भी वैसी ही ली है जैसे साउथ इंडिया में हमें देखने को मिली। और ये तेलुगु कंट्री अगर आप देखेंगे गोदावरी रीजन से हाफ ऑफ द श्रीलंकन टेरिटरी भी इनके पास है। ये वही श्रीलंकन टेरिटरी है, आपको पीछे याद होगा, जो चोला अंपायर के अंडर पूरी कंप्लीट आ चुकी थी। आदि राजा राजा चोला ने कंप्लीट की और फिर उनके बेटे राजेंद्र चोला ने पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि पांड्यन किंगडम के पास भी अच्छी खासी टेरिटरी थी। अब सिर्फ ये देखना था कि क्या वो ये काफी टाइम तक इसको कंटिन्यू कर लेंगे या नहीं, वो देखना जरूरी था। बट आप सब जानते होंगे कि पांड्यन किंगडम अपने पावर को आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि ये वो समय था जब भारत के ऊपर मुस्लिम इन्वेजन हो रहा था और जो आपका नॉर्दर्न साइड है वो पूरी तरीके से डिसयूनिटी के अंदर आ चुका था और डेफिनेटली अब साउथ को खतरे बढ़ रहे थे। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि मारावर्मन कुलुसेकरा का काफी कंफ्लिक्ट अपने बच्चों के साथ रहा। अब याद रखिएगा कि पांड्यन किंगडम के अंदर इंटरनल कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा थे, तो इनके आपसी झगड़ों के कारण ये डिवीजन जो हुआ है, यानी कि पांड्यन किंगडम को डिवाइड किया गया सौंदर्य पांड्या एंड वीरा पांड्या, और उसके चलते हुए मदुराई फेल इनटू द हैंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। बस ये समय था कि आप विजयनगर अंपायर, आप सब जानते हैं कि बाद में यही रीजन दिल्ली सल्तनत ने रिप्लेस किया और बाद में इसी जगह पे विजयनगर अंपायर, जब हम पढ़ते हैं 4 अलग अलग डायनेस्टी, संगम, हरिहरा एंड बुक्का, फिर सलुवा डायनेस्टी, फिर तलुवा डायनेस्टी और फिर उसके बाद आरुवेडा डायनेस्टी। इसका मतलब है कि यही वो एरिया था। ये एरिया कुछ समय के लिए होसालास के पास भी रहेगा, लेकिन यहां पे बाद में दिल्ली सल्तनत के बाद ये विजयनगर अंपायर को चला जाएगा। इससे साबित होता है कि पांड्यन किंगडम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर आप याद रखेंगे तो इसी बीच के रीजंस कुछ बताए जाते हैं कि सर क्या ऐसे रीजन थे कि न चेरास, न चोलास, न पांड्या, कोई भी इनमें से कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिर क्या रीजन थे? तो इसमें सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये सारी चीजें हो रही थी। और आप सब जानते होंगे कि नॉर्थ के अंदर कनौज का ट्रायंगल चल रहा है, यानी आपके नॉर्दर्न साइड में हर्षवर्धन, यहां से आपके हर्षा ने जब पूरी तरीके से कनौज को बनाया, उसके बाद इस कनौज के ऊपर काफी सारी लड़ाइयां चलती रही और उस लड़ाई के चलते हुए मुस्लिम इन्वेजन हुआ और जो अंदर की सारी इंटरनल रीजनल डायनेस्टी थी वो सब की सब डिक्लाइन हो गई। और फिर से हमें एक बार देखने को मिला कि जो रीजनल डायनेस्टीज आपस में लड़ रही थी वो वापस रिवाइव ही नहीं कर पाई।
और इसी तरीके से एक सीरीज ऑफ डिक्लाइन की ओर चले गए और फिर काफी समय तक भारत जो है वो मुस्लिम्स के अंडर आ और फाइनली उसको रिप्लेस किया फिर ब्रिटिशर एम्पायर ने। अब हमें देखना होगा कि आखिर कनौज में ऐसा क्या हुआ। तो चलिए अगली क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ के हालात थे और कौन थी हर्षा। जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी पे हमारी पूरी मिडाइवल हिस्ट्री बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि मिड हिस्ट्री के पार्ट में क्या हुआ। सो स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।